हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है क्लास 12th का अपन चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका एक टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। वो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसी का अगला टॉपिक या लेक्चर नंबर 2 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अपन बात करें कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ क्या है, तो इसको अपन एग्जैक्टली सिमिलर वे से समझ सकते हैं जैसा आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ रखा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, दो मासेस होते हैं डिफरेंट, m1 एंड m2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है, आप ये पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा उन मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब मासेस अगर बढ़े तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब अगर दोनों मासेस के बीच डिस्टेंस बढ़ाई जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। इन द सिमिलर वे यही काम चार्जेस के अंदर करना है। मासेस को आप रिप्लेस कर दीजिए चार्जेस से, बाकी सारी चीजें वही रहने वाली है। और सेकंड डिफरेंस ये होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता था, बट यहां पर अगर बात करें दो चार्जेस के बीच, तो दो चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अगर है तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये जो फोर्स है ये किसी भी नेचर का हो सकता है, इट में बी अट्रैक्शन और इट में बी रिपल्शन। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट की अगर बात करें, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है यहाँ पर R। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, कहने का मतलब दोनों के बीच फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। तो दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर। कहने का मतलब F जो है प्रोपोर्शनल होगा Q1 into Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस 1 अपॉन समथिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल सी बात है, दो चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड में बढ़ा दूं तो ऑब्वियसली दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स इंक्रीज हो या वो रिपल्शन का फोर्स इंक्रीज हो। डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन देके, मान लीजिए दोनों चार्जेस की डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दी, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होता है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल वे था इन दोनों का मैग्नीट्यूड समझने का। मेन थिंग इसमें आती है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और फोर्स हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ओनली मैग्नीट्यूड नहीं, उसके साथ उसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि दोनों चार्जेस की लाइन जो ज्वाइन कर रही है, मान लीजिए ये लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन के अलोंग इन दोनों पे फोर्स लगेगा। कैसे, मान लीजिए अपन अगर इसको ऐसे लिखें कि Q1 ग्रेटर देन 0 एंड Q2 ग्रेटर देन 0, इट मींस दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन का फोर्स मतलब इस पे फोर्स ऐसे लगा और इसने इस पे फोर्स लगाया तो ऐसे लगा। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को। मे बी Q1 Q2 इज लेस देन 0, ऐसा हो सकता था। ऐसा कब पॉसिबल है, तो एक की वैल्यू पॉजिटिव हो दूसरे की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इस केस में क्या होगा, इसी लाइन के अलोंग वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग होगी,
आप इसको ऐसे नहीं बता सकते कि दो चार्जेस यहां पर दे रखे हैं, एक पे फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरे पे ऐसे लग रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, ये जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां से आ गए, इन दोनों को कंबाइन करने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जैसे कि फिजिक्स में पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया जाता है, एक नया कांस्टेंट आ गया यहाँ पर K, वेयर K इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट। अब जो इसकी वैल्यू होती है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होती है 1/4 पाई, एंड दिस सिंबल इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट, इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। K इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन सा अपन ने मीडियम लिया है और किस सिस्टम में इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ यहां पर एक वर्ड आया परमिटिविटी। परमिटिविटी बेसिकली एक वर्ड होता है जो किसी मीडियम के लिए डिफाइन होता है। सो परमिटिविटी किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है। सो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू होती है 8.5 × 10⁻⁻12। यूनिट आप निकाल सकते हैं, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इसको अगर बात करें या रिप्लेस कर दीजिए तो पूरा फॉर्मूला आपका ये बनेगा। सो ये हो गया फोर्स इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालिए, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए, इसकी होगी कूलम स्क्वायर, नीचे हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे फोर्स आएगा तो उसका हो जाएगा न्यूटन। सो यूनिट बिकम्स कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, यहाँ पर वापस इसकी जब वैल्यू पुट की जाती है तो K बिकम्स 9 × 10⁻⁹, और इसकी और उसकी यूनिट जस्ट एक दूसरे से उल्टी हो जाएगी, बिकॉज वो नीचे आ रहा है और K ऊपर आ रहा है, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सो ये था आपका कूलम्स लॉ या कूलम फोर्स इन ए स्पेस, किसी भी स्पेस या फ्री स्पेस के अंदर वैल्यू क्या होती है। अब यहां पर ये तो बात होगी फ्री स्पेस के अंदर। अब मान लीजिए यहां से आपसे पूछा जाए कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू है 1 कूलम अपने पास, और दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं आप। F = K, Q1 Q2 की वैल्यू 1 होगी, डिस्टेंस भी 1 होगी, तो फोर्स = K। सो जो आपका डायरेक्टरी कांस्टेंट है उसको इस टाइप से भी डिफाइन किया जा सकता है। जब दो चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम हो, दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे K से। ओके, नाउ मान लीजिए कि यहाँ पे जो फ्री स्पेस दे रखा है इसकी जगह कोई मीडियम होता, इफ देयर इज मीडियम, तो F की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता, तो इसको अपन ने नाम दे दिया F डैश। F डैश बिकम्स 1/4 पाई। अब यहाँ पे जो लिखा है अपन ने यूज किया है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट यूज होता है फ्री स्पेस के लिए, बट यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम है फ्री स्पेस के अलावा, सो यहाँ पर इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, एप्सिलॉन ही यूज करेंगे। चार्जेस की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं, डिस्टेंस भी उतनी रखी है अपन ने। सो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। कोई भी गिवन मीडियम है उसकी परमिटिविटी होती है। ये दोनों फोर्स आगे अपने पास, ये हुआ आपका फ्री स्पेस के अंदर, और नीचे वाला फोर्स हुआ किसी भी गिवन मीडियम में। सो अगर अपन F/F डैश करें तो सबकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा ε/ε। सो यहाँ पर F क्या है, F अपने को पता है, इट इज द फोर्स इन फ्री स्पेस, इट इज द फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू गिवन चार्जेस। ये हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हुआ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों का जो रेशियो है
इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर और रिप्रेजेंटेड एज कैप्पा। इसको कैप्पा नाम बोला जाता है, दिस इज नोन एज कैप्पा। तो एप्सिलॉन आर और कैप्पा, तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर विच इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में जो होगी उसको अपन बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। सो यहां से क्या समझ में आया, इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन आर। अब जैसे ही मैं एफ डैश की वैल्यू निकालता हूं तो एफ डैश इक्वल्स टू आया एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। सो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि जब भी किन्हीं दो चार्जेस को जिनकी वैल्यू Q1 Q2 है, डिस्टेंस r है, दोनों को फ्री स्पेस या एयर में रखा जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F है। उन्हीं दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रखते हुए अगर किसी दूसरे मीडियम में ले जाया जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F डैश है। तो जो मीडियम में फोर्स लगेगा वो स्पेस में लगने वाले फोर्स से हमेशा कम होगा। सो F डैश इज ऑलवेज लेस देन F। ये लगने वाला है किसमें, फ्री स्पेस में, और ये लगने वाला है मीडियम में। कितना कम होगा, तो ये आप देख पा रहे हैं एप्सिलॉन आर टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा, या सिंपल सी लैंग्वेज में F डैश विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ F। सो आपसे मीडियम में फोर्स पूछा जाए तो आप फ्री स्पेस में फोर्स निकाल लीजिए और जो मीडियम आपको दे रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ यहाँ पे वर्ड आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, उसका मतलब क्या होता है, सो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के रेशियो को अपन बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहां से ये समझ में आ गया कि मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स हमेशा फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स से कम होता है। कितना कम होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा। सो एप्सिलॉन आर को अपन को पता है नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है। इक्वल टू 1 होती है वैक्यूम, ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। 1.0005 एयर, दोनों के अप्रोक्सीमेट 1 बोला जा सकता है। वाटर के लिए होती है 80, ग्लास के लिए 5 to 10 वेरी करती है। कंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे हमेशा एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कोई भी दो चार्जेस है उनके बीच में कोई भी कंडक्टिंग प्लेट रख दी, अब कितना फोर्स लगेगा। सो यहां से आप देखेंगे एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी इनफाइनाइट, तो फोर्स विल बी 0। तो ये था आपका कूलम्स लॉ, उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये सारी चीजें। इसी का अगला टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है। सो इसमें सबसे पहले कोई भी दो चार्जेस आपने कंसिडर करे, लेट्स सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें दो चार्जेस रखे हुए, यहाँ पे फर्स्ट चार्ज है, यहाँ पे चार्ज सेकेंड, ये Q1 चार्ज हो गया, ये हुआ चार्ज Q2। इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2। सो यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए फ्री स्पेस में, इसका पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। अब जैसा कि डेफिनेशन में स्टेटमेंट में लिखा था, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इस लाइन के अलोंग कहीं लगेगा। अपन मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। सो यहाँ पे जो फोर्स लगा इसका नाम दिया गया है F21 और ये जो फोर्स लगा इसका नाम दिया हुआ है F12। सो F12 F21, सो F12 यहां पर क्या है, F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1
ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या है? F21 है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, so it becomes force on charge Q2 due to Q1। R1 यहां पर क्या था? R1 है आपका पोजीशन वेक्टर, R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और R2 यहां पर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। सो ये इंफॉर्मेशन अब तक अपन ने इसमें ड्रॉ करी है। यहां तक ये अपन ने डिफाइन करा है ये सारी चीजें, और अपन ने मान लिया कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है यहां पर r। तो यहां पर अगर अपन बात करें कि सबसे पहले मेरे को फोर्स की वैल्यू पता है कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो अगर यहां पे लिख दिया जाए F12 मतलब एक वेक्टर फॉर्म में, सो एज वी नो दैट कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म बनानी हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसके पोजीशन वेक्टर से, सॉरी उसके यूनिट वेक्टर से। किसी भी अपने को पता है F12 निकालना है तो उसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सो यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर r क्या होगा? एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर ये R1 है, ये R2 है। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन Q1 पे खड़ा है, उसको डिफाइन करना है Q2 की पोजीशन। सो वो क्या करेगा? यहां पर खड़े होके उसकी पोजीशन को डिफाइन करेगा। सो इसकी वजह से यहां पर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसको लिखा जाता है R12 कैप, R12 कैप। और कोई पर्सन यहां पे खड़ा है और वो पोजीशन बता रहा है फर्स्ट चार्ज की, इसको डिफाइन किया जाता है R21 कैप से। इसको डिफाइन करेंगे R21 कैप से। नाउ व्हाट इज R12 कैप? कैप का मतलब पता ही है आपको, यूनिट वेक्टर है। तो अपने को निकालना है F12। सो F12 आपका ये फोर्स है, फोर्स जो फर्स्ट पे लग रहा है ड्यू टू सेकंड। तो इसकी डायरेक्शन में यहां पर कौन सा यूनिट वेक्टर काम में आ रहा है? दिस वन R21। सो इसकी जगह यहां रिप्लेस कर दिया जाता है R21 से। ये तो हुआ उसकी वेक्टर फॉर्म। अगर सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखे तो आप देख पाएंगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो ये हुआ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर बात करें F21 की, तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वापस मल्टीप्लाई कर दिया उसके यूनिट वेक्टर से। इस बार F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, इस डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है या कौन सा यूनिट वेक्टर है? इट इज R12। सो यहां पे लिखेंगे 12, ये हो गया 12। इक्वेशन नंबर 2। अब मान लीजिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, सो अपने को पता है r कैप इक्वल्स टू होता है वेक्टर r अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। क्योंकि इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इसका यूनिट वेक्टर ऐसे कुछ डिफाइन होता है। सो इनकी जगह अपन इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे इसको लिखा मैंने, तो R21 को मैं क्या लिखूंगा? R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर। सो ये सब रिप्लेस करने के बाद ये आपका हो गया क्यूब, ये आपका क्यूब हो गया यहाँ पे। अब इस क्यूब के होने के बाद, ये होने के बाद यहां पे लिखा हुआ है R21 वेक्टर। R21 का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर जो कि स्टार्ट हो रहा है Q2 से और पोजीशन बता रहा है Q1 की। सो इसको डिफाइन किया जाता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन इसकी क्या होगी? R1, इनिशियल पोजीशन होगी R2। सिमिलरली अगर मेरे को लिखना होता R12 वेक्टर को, सो मैं क्या लिखता है इसको? R2 माइनस R1, बिकॉज R12 स्टार्ट Q1 से हो रहा है, जा रहा है Q2 की तरफ। फाइनल पोजीशन R2, इनिशियल पोजीशन R1। इन सबको यहाँ रिप्लेस करा तो ये फॉर्मूले आ गए अपने पास दो। किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ
पोजीशन वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सिमिलरली अगर मैं लिखूं F21 वेक्टर को, सो ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r12 इंटू r12 कैप। दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल है, खाली इसमें माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ F12 वेक्टर होता है माइनस ऑफ F21 वेक्टर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों चार्जेस जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। ऐसी ही लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, आपस में लगने वाला फोर्स उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। सो ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब कूलम लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि सबसे पहली लिमिटेशन है कि चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो वहां अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा और लिमिटेशंस होती है कि चार्जेस जो होने चाहिए वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और उन दोनों की साइज की बात करें तो साइज बहुत छोटी होनी चाहिए डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो ऐसे चार्जेस को बोला जाता है पॉइंट चार्जेस। और एक और लिमिटेशन होती है कि ये जो फोर्स लग रहा है इसके लिए डिस्टेंस हमेशा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, इसके लिए डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए 10 की पावर -15 मीटर से। बिकॉज 10 की पावर -15 मीटर तक ओनली न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो इस ऑर्डर के लगते हैं, इतनी डिस्टेंस पे लगते हैं। अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्स फोर्स। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि किसी भी एक चार्ज पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू क्या है। मान लीजिए लेट सपोज यहाँ पर टोटल लेट सपोज 4 चार्ज प्रेजेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और आपको बोला गया है कि इस Q0 चार्ज पे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कीजिए। सो दिमाग में एक चीज आएगी कि कूलम्स लॉ जो पढ़ा था वो तो ओनली 2 चार्जेस के लिए एप्लीकेबल था। यहाँ तो मेरे पास 4 चार्ज दिख रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के करना पड़ेगा। बिल्कुल यस। तो यही बताता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लीजिए इस चार्ज से फोर्स निकालना है, तो पहले अपन बात कर लेंगे इन दोनों पर लगने वाले फोर्स की। तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स मान लीजिए F1 है। उसके बाद Q2 की वजह से Q0 पे लगने वाला फोर्स F2 है। उसके बाद Q3 की वजह से F0 पे लगने वाला फोर्स F3 है। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो टोटल फोर्स होगा वो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। सो टोटल चार्ज या टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज will be the vector sum of all the individual forces। इंडिविजुअल का मतलब इन दोनों का फोर्स F1 हुआ, इन दोनों का फोर्स F2 हुआ, तो ये सब का इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। अब इंडिविजुअल फोर्स कौन लगा रहे हैं? अप्लाइड ऑन दैट चार्ज, मतलब Q0 चार्ज पर बाकी चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा है। Q1 की वजह से जो लगा उसको नाम F1 दिया, Q2 की वजह से जो लगा उसको नाम F2 दिया, Q3 की वजह से जो नाम दिया वो F3 दिया। तो इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो इस पे टोटल फोर्स बताएगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली कि मान लीजिए स्पेस में 3 चार्ज रखे हुए हैं और आपको बोला किसी एक चार्ज से फोर्स निकालना है। तो जब अपन स्टडी करेंगे किन्हीं भी 2 चार्जेस की, लेट्स सपोज यहाँ पे दे रखा है Q1, Q2 एंड Q3, आपको बोला है Q1 पे फोर्स निकालिए, तो सबसे पहले जब Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स आप निकालेंगे तब इसके प्रेजेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ Q3 ऑन Q1 एंड Q2। इन दोनों पर Q3 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये फोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा जब इन दोनों की बात की जाती है। मान लीजिए उसके बाद अपन इन दोनों का फोर्स निकाला,
तो फिर इसकी बात नहीं करेंगे, ओनली इन दोनों के फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। यहां पे दो स्फीयर्स दे रखे हैं, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। इन दोनों की चार्जेस गिवन है Q। एक आपने थर्ड स्फीयर लिया C जो कि अनचार्ज्ड है। तो कंडीशन ये है कि जब ये दोनों किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए थे, पहले लेट्स सपोज R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इस कंडीशन में इन पे फोर्स लग रहा है F। तो करा क्या कि पहले इस अनचार्ज स्फीयर C को A के साथ टच किया, उसके बाद यहां से हटाया, B के साथ टच किया, फिर हटा लिया गया। पहले A के साथ टच किया, C को हटाया, फिर यहां से हटा के B के साथ टच किया, फिर हटा लिया। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस अगर मैं वही रखूं तो लगने वाला फोर्स कितना होगा, F डैश की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इधर। जब ये दोनों यहाँ पे रखे हुए थे तो इनके बीच फोर्स अपने को पता ही है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाता है। C को जब इसके साथ टच करेंगे तो आपको बोला गया है कि ये पहले चार्ज है, ये अनचार्ज है। तो एक फिनोमेना आप पढ़ चुके हैं टच करने के लिए, उसको बोलते हैं कंडक्शन। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज 0 है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसका टोटल चार्ज कर लीजिए। टोटल चार्ज कितना हो गया Q। ये कंडक्शन से पहले की कंडीशन है। कंडक्शन के बाद क्या होगा, कंडक्शन के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज। तो इस पे आ गया Q/2 और इस पे भी आ गया Q/2। सो A से टच करने के बाद ये कंडीशन है C की। अब C को जब यहां से हटाया, यहां से हटा के किससे टच करवा दिया, B से। सो अब टच कर रहे हैं आप B से, ये A था, ये C। अब यहाँ पर B है, ये यहाँ पर C है। C का चार्ज है Q/2, B का चार्ज है Q। बोलिए टोटल चार्ज कितना होगा। सो टोटल चार्ज बिकम्स Q प्लस Q/2, इट बिकम्स 3Q/2। अब जैसे ही कंडक्शन के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब आधा इस पे आधा उस पे। तो B पे चार्ज कितना आ गया, B पे आ गया 3Q/4 और इस पे भी आ गया 3Q/4। फिर आपको बोला गया कि C को वहां से रिमूव कर लिया गया, तो C यहां से हट चुका है। अब आपको A और B के बीच की फोर्स की बात करनी है, कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, 3Q स्क्वायर अपॉन 8R स्क्वायर। सो ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू है F की। सो F डैश बिकम 3/8 टाइम्स ऑफ F। सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं कूलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस। इसी के अंदर अगला टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इनकी कुछ वैल्यू दे रखी है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी, कहने का मतलब इसकी वजह से इफेक्ट हो, इसकी वजह से भी इफेक्ट हो, तो जो नेट फोर्स आएगा वो 0 होना चाहिए। इसी पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया उस पॉइंट पर F नेट 0 हो। तो किसी भी चार्ज पे लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम अगर 0 है तो उस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। अब जैसे कि यहां कोई दो चार्जेस दे रखे हैं, अगर कंडीशन ये है कि Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, तो इस केस में हमेशा यहां अगर कोई भी चार्ज रख दो, जस्ट मिडल में नहीं, इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन दीज टू, तो ये पॉइंट भी हो सकता है जहां पर F नेट 0 हो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो मान लीजिए यहां पर इन्हीं चार्जेस को इसको रखा Q1 और ये है Q2। अगर Q1 Q2 लेस देन 0, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ये ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो
तो इस बार जो पॉइंट P आएगा इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, उसकी वैल्यू इधर होगी या इधर होगी, डिपेंड ये करेगी कि इन दोनों चार्ज में से किसकी वैल्यू कम है। लेट्स सपोज अपन ने ये मान लिया कि Q2 लेस देन है Q1 से, अपन ने ये माना Q2 लेस देन है Q1 से, तो ये पॉइंट P यहां लाई करेगा और इस पॉइंट P पे F नेट की वैल्यू 0 होगी। सो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस ध्यान रखें, तो पॉजिटिव चार्ज होने पे इन बिटवीन द चार्जेस F नेट की वैल्यू 0 होगी। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव नहीं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो जिसकी वैल्यू हमेशा दोनों में से कम होगी उस चार्ज के पास में F नेट 0 होगा। बीच में तो हो नहीं सकता, उसके साइड में, राइट हैंड साइड। अब मान लीजिए अगर Q1 कम होता तो P की वैल्यू इस तरफ आती जहां पर F नेट 0 होगा। अब इक्विलिब्रियम बेसिकली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक इक्विलिब्रियम होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज कि इस चार्ज को जब मैंने यहां पे रखा तो यहां पर F नेट की वैल्यू 0 आ गई। इस चार्ज को मैंने थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस किया। अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस करूं और ये डिस्टर्ब हो जाए, मान लो वापस ना आए, अपनी पोजीशन पे वापस ना पहुंच पाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्टेबल में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूं सो वापस अपनी पोजीशन को वो गेन कर ले, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन दो चार्जेस पे भी पूछी जा सकती है, तीन चार्जेस पे भी पूछी जाती है। तो जहां पे भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको निकालनी है वहां पे सिंपल सा है कि आप F नेट को 0 शो कर दीजिए। सो वो पॉइंट बताएगा आपका इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। स्टेबल अनस्टेबल बताना है तो उस पॉइंट को लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट करके देख लीजिए। अगर उसकी पोजीशन चेंज करने पर वापस वो नहीं पहुंच पा रहा तब तो अनस्टेबल है, और वापस अगर वो आ जाता है बिकॉज ऑफ फोर्सेस तो वो पोजीशन कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपने पढ़ा कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और उसकी वेक्टर फॉर्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पास ही में बेल आइकन दबा के उसको सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।